बाल गोविंद भगत 60 के ऊपर के होंगे। गोरेचिट्टे मंझोले कद के और सफेद बालों वाले। पहनावे में नाम मात्र के कपड़े, बस एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी। माथे पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला। वे कोई साधु नहीं, बल्कि एक गृहस्थ थे जो कबीर को अपना साहब मानते थे। उनकी खेतीबाड़ी थी, एक साफ सुथरा मकान था और सबसे बढ़कर उनके पास एक शुद्ध और ईमानदार व्यक्तित्व था। आषाढ़ की रिमझिम में जब पूरा गांव खेतों में उमड़ पड़ता है, तब कीचड़ में लथपथ भगत अपनी अंगुलियों से धान के पौधों को कतारबद्ध रोप रहे होते हैं। उनका कंठ संगीत के जादू से गूंज उठता है। उनके गीत को सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और हलवाहों के पैर ताल पर उठने लगते हैं। यह संगीत नहीं, मानो कोई जादुई लहर थी जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। कार्तिक आया नहीं कि भगत की प्रभातियां शुरू हो जातीं। माघ की उस कपकपाती भोर में, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता, भगत अपनी खंजड़ी लेकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर जा बैठते। कड़कड़ाती ठंड में भी उनके माथे पर श्रमबिंदु चमक उठते थे। वे गाते गाते इतने मदहोश हो जाते कि उनकी काली कमली बार बार सिर से नीचे खिसक जाती, पर उनका संगीत कभी नहीं थकता था। भगत के संगीत की साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखा जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उन्होंने विलाप करने के बजाय उसे सफेद कपड़े से ढक दिया, फूल बिखराए और उसके सिरहाने एक चिराग जला दिया। वे अपनी रोती हुई पतोहू बहू से कहते, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली है। उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी। लोगों ने मना किया, पर वे हंसकर टाल देते। एक शाम उन्होंने गीत गाए, पर लय कुछ टूटी हुई थी। भोर में जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, तो जाकर देखा, बाल गोबिन भगत नहीं रहे। सिर्फ उनका पंजर, पार्थिव शरीर पड़ा था। उनका संगीत हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसे ही छोटी स्टोरी में पूर्ण कहानी को समझने के लिए नवोदय एनसीसी बॉयज को सब्सक्राइब करें।